चलिए अभी नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं ना, दैट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है। इसका जो इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, तो उसमें शुरुआत में उन्होंने बहुत ही सुंदर लाइन लिखी हुई है ना। ध्यान से सुनिए इसको। द वर्ल्ड हैज़ अचीव्ड ब्रिलियंस विदाउट विजडम, पावर विदाउट कंसाइंस। ठीक समझते हैं अपने को। आर्स इज अ वर्ल्ड ऑफ न्यूक्लियर जाइंट्स एंड एथिकल इन्फेंट्स। ठीक है ना। जैसे कि बोला जाता है कि हर देश का या इवन हम बोलें तो दुनिया का जो भविष्य होता है ना, वो फ्यूचर जनरेशन्स होती हैं, है ना। तो ये महज हमको एक चैप्टर जैसा नहीं लेना है ना। इसको यदि हमने सिंपली एक चैप्टर जैसा ले लिया तो क्या हो जाएगा फिर से। आज आप बच्चे हैं, कल आप बड़े हो जाएंगे। इसको सिर्फ मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है ना। देखना है बेटे चैप्टर 11th में जब आप थोड़े से ज़्यादा समझदार होते हैं ना, उस समय इसको रखने का इम्पॉर्टेंस जो है वो ये है कि फ्यूचर जनरेशन इन चीज़ों को समझे और ये जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं इनको किसी न किसी तरीके से कम करना है ना। तो हमको इसको सिर्फ मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमको नहीं देखना है। उसमें जो लास्ट में लिखा हुआ है ना कि आर्स इज अ वर्ल्ड ऑफ न्यूक्लियर जाइंट्स एंड एथिकल इन्फेंट्स, तो ये जो एथिकल इन्फेंट्स हैं इनको ग्रो करना पड़ेगा। ठीक है। तब जाके क्या हो जाएगा, आवर वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव। समझ आ रही बात ये। अदरवाइज आप भी दूसरे काफ़ी सारे लोगों जैसे है ना जवान हो जाएंगे और बात ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। लेकिन बिना सीखे हमको आगे नहीं बढ़ना है। हमको इसको हमको क्या बोलते हैं ना, इट शुड बी द पार्ट ऑफ लाइफ बेसिकली। समझ आ रही है बात ये। आप बोलोगे कि आप इतनी ज़्यादा बढ़ चढ़ के बातें क्यों कर रहे हैं, आपने क्या किया। तो आई एम डूइंग थिंग्स, आई एम ट्राइंग टू प्ले माई रोल इन द इन दिस अर्थ, इन दिस यूनिवर्स बेसिकली। ठीक है। आई हैव ओपन एन एनजीओ रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट ओनली ना, E3 एनजीओ के नाम से है। तो मैं शायद थोड़ा सा बोलने का अधिकार रखता हूँ। ठीक है। तो आपको इसको बहुत ज़्यादा लाइटली, मतलब सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेना है। आप इसको बहुत सीरियसली लोगे। अच्छे बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं सीरियसली लेते हैं, लेकिन उसको सिर्फ एक बार सुन के समझ के याद करके एग्जाम में उसका क्वेश्चन सही कर देना इज नॉट द सिग्निफिकेंस। ठीक है। इथिकल इन्फेंट्स हैव टू ग्रो, है ना, क्योंकि हर कोई सोचता है मैं कुछ अच्छा करूंगा, लेकिन बढ़ते जाने के साथ वो फिर सारी चीज़ें भूल कर एक जगह पर उलझ जाता है। ठीक है। तो हमको भी दूसरे लोगों जैसा नहीं रहना है ना। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, पढ़ाना मेरा काम है। आप स्टूडेंट हो, पढ़ना आपका काम है, अच्छे मार्क्स लाना आपका काम है, कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन इसका सही करने आपका काम है। तो आप डेफिनेटली करें। ठीक है। लेकिन इसको आत्मसात करें। ठीक है। इसको आपको एसिमिलेट करना है, चैप्टर को इसको आपको जाने नहीं देना है। ठीक है ना। तो चलिए अब मार्क्स वाली शुरुआत अपन करते हैं, बट वही मैंने बोला इसको ध्यान से हमको पढ़ना रहेगा। ठीक है। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है ना। तो अब एनवायरमेंट जो होता है इसमें हम कौन सी चीज़ बोलते हैं, तो हम बोलेंगे कि एनवायरनमेंट की जो स्टडीज़ होती हैं ना वो क्या होती हैं। तो हम बोलेंगे कि हमारा जो इंटर रिलेशन होता है अपनी सराउंडिंग्स के साथ। ठीक है। तो जैसे जो सोशल है, इकोनॉमिकल, बायोलॉजिकल या फिजिकल या केमिकल, जो भी हमारा इंटरेक्शन है हमारे सराउंडिंग्स के साथ, ये जो सारी चीज़ें होती हैं है ना, ये क्या होती हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज़ होती हैं। ठीक है ना। जैसे हम अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट अब किससे हो रहा है, तो एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट हो रहा है ना। कि हम सराउंडिंग्स में अननेसेसरी चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा डालते जा रहे हैं। समझ आ रही है ना बात ये। अब हमारा जो फोकस रहेगा, मतलब इसे स्टडी एनवायरनमेंट की तो काफ़ी बड़ी, बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, सारी चीज़ों का असर एनवायरनमेंट पर, हमारे सराउंडिंग्स पर जो होता है वो पूरी स्टडी एनवायरनमेंट की है। ठीक है। अब अपन एज अ केमिस्ट्री सब्जेक्ट यहाँ पर देख रहे हैं, तो विल बी डीलिंग विद व्हाट, दैट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है। तो मतलब जो केमिकल्स का असर होता है एनवायरनमेंट पर, उससे हमको डील करना है ना। तो पॉइंट वाइज आपको चीज़ें ये नोट करते चलना है। ठीक है कि एनवायरनमेंट की स्टडी ये होती है। अब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इसका मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे जो केमिकल स्पीशीज़ हैं उनका ओरिजिन क्या है। ठीक है। तो वो ओरिजिनेट कैसे होती हैं, उसके बाद उनका ट्रांसपोर्ट एनवायरनमेंट में कैसे होता है, फिर एनवायरनमेंट में जो अलग अलग चीज़ें हैं उनके साथ उसकी रिएक्शंस क्या हैं, फिर उसका इफेक्ट क्या है, और आने के बाद उसका फेट क्या है। ठीक है। तो ये वाली जो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करती, दैट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, है ना। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में क्या आएगा, तो हम बोलेंगे जो केमिकल स्पीशीज़ है उसका ओरिजिन आता है, उसका ट्रांसपोर्ट इन द एनवायरनमेंट, फिर उसके वेरियस रिएक्शंस, फिर उसके इफेक्ट्स, और उसका उसका उनके जो फेट्स होते हैं, है ना, एनवायरनमेंट में आने के बाद, इन सब की जो स्टडी होगी, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स व्हाट, दैट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है।
इसके बाद फिर एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो होता है, इसका मतलब क्या है, तो हम कौन सी चीज़ बोलेंगे कि कुछ जो अनडिजायरेबल चीज़ें एनवायरनमेंट में आ जाती हैं, ठीक है ना, कुछ अनडिजायरेबल चीज़ें जो एनवायरनमेंट में आ जाती हैं और जिनका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, और जिनका क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे जिनका हार्मफुल इफेक्ट होता है हमारे ऊपर, ठीक है ना। तो क्या बोला अपन ने, ये क्या हो जाएगा, दैट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन का मतलब होता है ये, है ना, कि अनडिजायरेबल चीज़ों की एनवायरनमेंट में एंट्री जो क्या कर रहे हैं फिर ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ या बेटर टू से सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर उनके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो दिस वी से दैट वी कॉल दैट एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है। इसके बाद फिर पोल्यूटेंट जो होता है ये क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे कोई भी सब्सटेंस जो क्या रहेगा अपने नेचुरल अबंडेंस से ज़्यादा अमाउंट में आ जाता है ना, उसको क्या कहा जाता है, दैट वी कॉल पोल्यूटेंट, है ना। द सब्सटेंस विच आर कॉजिंग व्हाट दोज पोल्यूशन, ये सॉलिड लिक्विड कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। वो क्या बोला अपन ने, इनका है ना नेचुरल अबंडेंस जो होता है उससे ज़्यादा अमाउंट में रहना, है ना। तो पोल्यूटेंट क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे जो पोल्यूशन कॉज करते हैं, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकते हैं और इनका कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे नेचुरल अबंडेंस से ज़्यादा होता है, और इनका जो ओरिजिन होता है वो क्या बोलेंगे, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनके थ्रू भी ओरिजिनेट हो सकते हैं, या नेचुरल फिनोमिनन जो होते हैं उनके थ्रू भी ओरिजिनेट हो सकते हैं, है ना। कि जैसे माइनिंग वगैरह जो होती है, तो जैसे मिनरल्स जो होते हैं रेडियो एक्टिव या नेचर में ही होते हैं, तो जो रेडिएशंस होते हैं क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह होते हैं तो उसमें पॉइजनस गैसेस का इवोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो ये वाली जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करेंगी, तो हम बोलेंगे ये इनके पॉल्यूटेंट के सोर्सेज होते हैं, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ या कुछ नेचुरल फिनोमिनन दे विल बी कॉजिंग व्हाट दैट पोल्यूटेंट टू एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर, है ना। तो पोल्यूटेंट मतलब क्या, जो पोल्यूशन कॉज करे, ठीक है। फिर हमने कौन सी चीज़ बोली है, क्या होते हैं ये सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकते हैं, और फिर क्या बोला है हमने कि इनके नेचुरल एबंडेंस से ज़्यादा अमाउंट में रहना, और इनका प्रोडक्शन कैसे हो सकता है, तो हम बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ या नेचुरल फिनोमिनन्स, इनके थ्रू फिर क्या हो सकता है, इनका ओरिजिन हो सकता है, ठीक है। अब कौन सी चीज़ अपन बोलते हैं इसमें ना, कि दिस इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, है ना, कि एवरेज ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं ना, इनको क्या लगता है, फूड से ज़्यादा 12 to 15 टाइम्स एयर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। जो फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसके ऑक्सीडेशन के लिए हम कौन सी चीज़ बोलेंगे, तो हम बोलेंगे एवरेज ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं इनको 12 to 15 टाइम्स मोर एयर लगती है देन फूड, ठीक है। और इसी वजह से है ना हम कौन सी चीज़ बोलते हैं कि पॉल्यूटेंट्स का एयर में थोड़ा भी जो अमाउंट होता है, ठीक है ना, वो क्या हो जाता है, ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है देन व्हाट उनका सिमिलर लेवल्स प्रेजेंट इन फूड। समझ आ गई बात ये, क्योंकि फूड में तो हम क्या बोलेंगे कि फूड हम जितना कंज्यूम कर रहे हैं उससे 12 to 15 टाइम्स एयर ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो दोनों यदि सेम अमाउंट के थ्रू बॉडी में एंटर कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ हो जाएगी, एयर में उनका रहना इज गोइंग टू बी मोर हार्मफुल, ठीक है। तो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज इंपॉर्टेंट डेटा टू कीप इन माइंड, ठीक है, कि एवरेज ह्यूमन बीइंग्स को क्या लगता है, एयर जो है 12 to 15 टाइम्स ज़्यादा लगती है देन द फूड, और इसलिए क्या बोला हमने कि एयर में पोल्यूटेंट का थोड़े से अमाउंट में भी रहना क्या होता है, हम बोलेंगे सिमिलर लेवल में जो फूड में रहेगा तो एयर में उसका रहना क्या हो जाएगा, विल बी हैविंग द लार्जर हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस। आई बात समझ में, ठीक है। इसके बाद फिर जो बेसिक चीज़ें हम 6, 7, 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पोल्यूटेंट्स जो होते हैं ना वो क्या हो जाएंगे, एनवायरनमेंट में आने के बाद कुछ आसानी से डिग्रेड हो जाते हैं ना, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल आप जानते ही हो, ठीक है। तो जैसे कि डिस्कार्डेड वेजिटेबल्स होते हैं या जो दूसरा फूड स्टफ होता है ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, दैट इज डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट में आ जाते हैं, ठीक है। जो स्लोली डिग्रेड होते हैं ये कौन से हो जाएंगे, दैट इज डीडीटी है, प्लास्टिक मटेरियल है, हैवी मेटल्स हैं, है ना, काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं, न्यूक्लियर वेस्ट होता है, ठीक है। तो ये सब किस कैटेगरी में आ जाते हैं, तो हम बोलेंगे ये सब आ जाएंगे इन द कैटेगरी ऑफ स्लोली डिग्रेडेबल। मतलब क्या होगा, वंस दे आर एंटरिंग इनटू द एनवायरनमेंट उसके बाद इनको एनवायरनमेंट से हटाना इज रियली डिफिकल्ट, ठीक है, क्योंकि इनका डिग्रेडेशन जो होता है दैट इज एक्सट्रीमली स्लोली, या कुछ कुछ का तो डिग्रेडेशन होता भी नहीं है। समझ आ गई बात ये, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दैट बेसिक इंट्रोडक्शन, है ना।